अमृतपुर राज्य में खुशी का माहौल था, क्योंकि राज्य की रानी किसी भी वक्त उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। प्रजा अपनी प्रिय रानी की लंबी आयु और सुरक्षित प्रसव के लिए मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रही थी। राजा स्वयं अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में हल्की सी चिंता भी थी। तभी दाई माँ सुंदर सी बच्ची को लेकर महाराज की ओर आ रही होती हैं। बच्ची दूध जैसी गोरी थी और उसके सिर पर चंद्र बिंदी भी थी। दाई माँ कहती हैं, मुबारक हो महाराज सोमेश्वर, आपको बेटी हुई है। राजा सोमेश्वर अपनी बेटी की सुंदरता देख दंग रह जाते हैं। दाई माँ, ये हमारी बेटी के सर पर बिंदी कैसे? महाराज, बच्ची के सर से जन्म से ही ये चंद्र बिंदी आई है। मुझे भी इसका अर्थ मालूम नहीं है। कुछ ही दिन बीते थे कि राजमहल में एक सिद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा, आप राजमहल में? आपको यहाँ देखकर हम धन्य हो गए। महाराज, हम आपकी बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, उन्हें यहाँ लाइए। महारानी रत्ना बेटी को लेकर राजा के पास आती हैं। अद्भुत! राजकुमारी अपने सिर पर चंद्र बिंदी लेकर पैदा हुई हैं। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, इन पर साक्षात चंद्रदेव का आशीर्वाद है। ये बालिका केवल आपकी संतान नहीं, बल्कि समस्त राज्य के लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। राजा सोमेश्वर और महारानी रत्ना साधु बाबा की बातों को सुनकर चकित रह गए। वो अपनी पुत्री को प्रेम और गर्व से देखते रहे। महाराज, ये बिंदी कोई आम बिंदी नहीं है। जब भी इस राजकुमारी पर या आपके राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, ये अपनी चंद्र बिंदी की शक्तियों से उस संकट को पार कर जाएगी। बाबा, हमने अभी तक अपनी बेटी का नामकरण नहीं किया है। आप ही कृपा करके राजकुमारी का नामकरण करें। अवश्य महाराज, जिसके मस्तक पर चंद्र बिंदी सुशोभित है, उसका नाम होगा राजचंद्रिका। नाम सुन राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। राजा रानी राजचंद्रिका को बड़े लाड प्यार से पालते हैं। समय गुजरता है और राजकुमारी बड़ी हो जाती हैं। उनका रूप इतना मोहक था कि बड़े बड़े राजघरानों से राजचंद्रिका के लिए रिश्ते आने लगे। ओहो राजचंद्रिका, अब आप बड़ी हो गई हैं, लेकिन आपका बचपना वही का वही है। सुबह से बस खरगोश को लेकर पूरे राजमहल में घूम रही हैं। माँ, ये खरगोश नहीं, हमारा दोस्त है। तो क्या आप अपने दोस्त को अपने ससुराल भी लेकर जाएंगी? बिल्कुल, जहाँ हम जाएंगे हमारा दोस्त भी हमारे साथ जाएगा। ऐसे ही खुशी खुशी समय बीत रहा। फिर अचानक से अमृतपुर राज्य में भयानक अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। वर्षा रुक गई, नदियां सूखने लगी और हरे भरे खेत बंजर भूमि में बदल गए। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं। राज्य की प्रजा भूख और प्यास से बेहाल थी। राज दरबार में हर दिन इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बैठकें होती, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। राजा सोमेश्वर गहरी चिंता में थे। तभी अचानक उन्हें साधु महाराज की बात याद आती है। महाराज, ये बिंदी कोई आम बिंदी नहीं है। जब भी इस राजकुमारी पर या आपके राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, ये अपनी चंद्र बिंदी की शक्तियों से उस संकट को पार कर जाएगी। राजा सोमेश्वर के मन में आशा की एक किरण जागी। फिर वो खुद ही उठकर राजकुमारी की कक्ष की ओर बढ़ गए। पुत्री, हमारे राज्य पर भयंकर संकट आ पड़ा है। चारों ओर सूखा और अकाल का प्रकोप है। मुझे साधु बाबा की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी चंद्र बिंदी में अलौकिक शक्तियां हैं। क्या तुम इस संकट से अपने राज्य को बचा सकती हो? पिताश्री, यदि मेरी चंद्र बिंदी में सच में कोई शक्ति है, तो वो मेरे राज्य के कल्याण के लिए है। मैं तो अवश्य इसे आजमाऊंगी।
राजकुमारी राजमहल की छत पर जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और जैसे ही वो गहरी साधना में लीन होती हैं, उनकी चंद्रबिंदी अचानक तेजी से चमकने लगती है और देखते ही देखते तेज बारिश हो जाती है और पूरा राज्य जलधारा से सराबोर हो जाता है। बेटी चंद्रिका, तुम तो सच में बड़ी भाग्यशाली हो। तुमने अपने राज्य को विनाश से बचा लिया। हम बहुत खुश हैं पुत्री, बहुत खुश। राज चंद्रिका के रूप के साथ साथ अब उनके भाग्यशाली चंद्रबिंदी की खबर भी दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। विभिन्न राजघरानों के राजा अपने राज्य के कल्याण और समृद्धि के लिए भाग्यशाली राज चंद्रिका का हाथ मांगने लगे। इसी बीच राजा सोमेश्वर अपनी पसंदीदा राजा वीररुद्र से राज चंद्रिका का विवाह कर देते हैं। भव्य आयोजन के साथ राजमहल में विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। इस विवाह के साथ ही राज चंद्रिका न केवल अमृतपुर की राजकुमारी रही, बल्कि एक नए राज्य सिंधपुर की रानी भी बन चुकी थी। राज चंद्रिका राजा वीररुद्र के साथ उनके राज्य की ओर विदा होकर चल देती है। कई घंटों की यात्रा के बाद राज चंद्रिका का रथ वीररुद्र के राजमहल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही राज चंद्रिका को ये ज्ञात हुआ कि राजा वीररुद्र की पहले से ही दो रानियां थी, रानी दंबिका और रानी अंबिका। रानी दंबिका और रानी अंबिका राज चंद्रिका को देखती हैं। राजकुमारी का सौंदर्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन राज चंद्रिका की खूबसूरती से जलने लगती हैं। रानियां वर वधू की आरती उतारकर उनका स्वागत करती हैं। महाराज राज चंद्रिका से अपनी दोनों रानियों का परिचय कराते हैं। अब महाराज का ज्यादातर समय राज चंद्रिका के साथ बीतता, जिससे दोनों बड़ी रानियों की जलन बढ़ती जा रही थी। महाराज, जब से हमारा विवाह हुआ है, आप अपनी अन्य दोनों पत्नियों से दूर हो गए हैं। कुछ दासियों से मैंने सुना है कि वो दोनों मेरे विषय में कुछ बातें कर रही थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे दूर मत रहिए। वो आपकी रानियां हैं, आपके स्नेह और सम्मान की अधिकारी भी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके महल में किसी प्रकार का असंतोष हो। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी राज चंद्रिका। तुम्हारे कारण ही आज मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप दीदी अंबिका और दीदी दंबिका के साथ कुछ समय तो बिताइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब महाराज राजकाज में लगे रहते और तीनों रानियों के साथ समान समय बिताने लगे। एक दिन राजा वीररुद्र अचानक बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वे बिस्तर पर पड़ जाते हैं और उनके दोनों पैरों में हरकत नहीं हो रही थी। राजवैद्य, कब तक हमारे राजा स्वस्थ हो पाएंगे? मैं इन्हें बेहतर से बेहतर जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है महाराज कल परसों में चलने लगे या फिर कभी नहीं। नहीं, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना। इन बेजान पैरों की वजह से हम खुद बेजान महसूस करते हैं। राज चंद्रिका से महाराज की हालत देखी नहीं जाती और वे राजा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी बिंदी की शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। दीदी अंबिका और दीदी दंबिका, हमसे बिना कोई सवाल पूछे थोड़ी देर के लिए कक्ष से बाहर चली जाएं। ये महाराज की जिंदगी का सवाल है। कक्ष में अकेले होने के बाद राज चंद्रिका गहरे ध्यान में लीन हो जाती है। उनके माथे की चंद्र बिंदी चमकने लगती है। बिंदी से एक रोशनी निकलकर राजा के पैरों में जाती है, जिससे राजा को अपने पैरों में फिर से जीवन महसूस होता है। राजा तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं।
और दोनों रानियां जो दरवाजे के पास छिपी हुई थी, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। राज चंद्रिका, आज तक हमने आपकी चंद्रबिंदी की शक्तियों के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दोनों रानियों की जलन अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अपने राजा के दिल में छोटी रानी का बढ़ता प्रेम अंबिका और दंबिका सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद महारानी राजचंद्रिका सबको खुशखबरी देती हैं कि उनके पैर भारी हैं। ये पता चलने के बाद सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ महारानी अंबिका और रानी दंबिका को छोड़कर। ये राजचंद्रिका तो गर्भवती भी हो गई है। पहले से इसके पास जादुई शक्तियां हैं और अब ये गर्भवती भी है। इस वंश के वारिस को ये हमसे पहले जन्म देगी। हाँ महारानी, विवाह के इतने वर्षों के पश्चात भी हम दोनों की कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई और ये इतनी जल्दी गर्भवती भी हो गई है। महाराज पहले से ही हमसे दूर हो गए हैं और अभी यदि इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो महाराज सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। किसी भी प्रकार से इस चंद्रिका को मार्ग से हटाना पड़ेगा, परंतु इस प्रकार से किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। अब रात के अंधेरे में रानी अंबिका और रानी दंबिका चुपचाप महल से निकलकर घना जंगल पार करती हैं और एक अघोरी के पास जाती हैं। तुम दोनों का काम पूरा हो सकता है और किसी को तुम पर संदेह भी नहीं होगा, लेकिन रास्ता कठिन है। अघोरी जी, आप बस रास्ता बताएं, उस पर हम खुद ब खुद चल लेंगे। ठीक है, तो सुनो। राज चंद्रिका की शक्ति उसकी चंद्रबिंदी में समाई है। जब तक वो उसके माथे पर चमकती रहेगी, उसे कोई भी अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें उसकी बिंदी की शक्ति को नष्ट करना होगा। तुम बवंडर महल में जाकर वहां से कोस तुम्ब पत्थर को ले आओ और उसकी भस्म बनाकर उसका तिलक राज चंद्रिका के सर पर लगा दो। इससे उसकी जादुई शक्तियों पर ग्रहण लग जाएगा और 7 दिन के अंदर राजकुमारी और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। रानी दंबिका और अंबिका बवंडर महल में प्रवेश करती हैं, जहां तेज हवाएं जोर जोर से चल रही थी। दीदी दंबिका, ऐसा ना हो उस राजचंद्रिका को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाए। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे घबराओ नहीं अंबिका, हमारे अंदर की नफरत के तूफान के सामने ये तूफान कुछ भी नहीं है। हवा को चीरती हुई दोनों रानियां वही कौस्तुभ पत्थर उठा लेती हैं और वापस से उस घने जंगल को पार करते हुए राजमहल लौटती हैं। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने अघोरी की बताई विधि से कौस्तुभ पत्थर की भस्म बना ली